दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उससे संबंधित प्रश्न। आज की इस वीडियो में हम 100 प्रश्न करेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है दोस्तों। तो चलते हैं, आज की पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। कारण कह रहा है इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण स्थान बदल के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में किया गया था। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी की ऑप्शन डी सही होगा। आप लोग बताइए। दोस्तों, बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। और इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण इसका अधिवेशन पुणे में न होकर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुआ दोस्तों। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि इसका कथन और कारक दोनों सही है और दोनों RA की व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। दोस्तों, हम NCERT के इसमें हम NCERT के NCERT और SCERT को हम डिस्कशन करेंगे। NCERT और SCERT का डिस्कशन करेंगे और विस्तृत वर्णन करेंगे दोस्तों। देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए NCERT का है, NCERT का विस्तृत वर्णन है दोस्तों। आप लोग देखिए, NCERT का और SCERT का है। कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम्स के द्वारा किया गया था। एक अंग्रेज अवकाश अधिकारी था जिसका नाम था A.O. ह्यूम्स के प्रयास से किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। जानते हैं कि प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे, जिसमें से अधिकतर वकील और पत्रकार थे दोस्तों। वकील और पत्रकार थे। परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या पूछा गया है अभी तक एग्जाम में इस प्रश्न से रिलेटेड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम्स। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। पूछेगा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72। प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे दोस्तों? तो 72 प्रतिनिधि। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू यानी कि पारसी अध्यक्ष थे। बताइए। तो कथन ऑप्शन ए है, AR दोनों सही है, परंतु RA की सही व्याख्या नहीं करता है। AR दोनों सही है, RA की व्याख्या करता है। कथन सत्य है, कारण गलत है, दोनों गलत है। तो आप लोग बताइए कि ये 1886 ईस्वी में दूसरे अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कहाँ किए थे दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए दोस्तों। तो इसका कथन और कारक दोनों सही है, इसके कारण इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। चलते हैं आगे जानते हैं। NCERT कहता है कि कलकत्ता में आयोजित इस अधिवेशन के बाद प्रतिनिधियों की संख्या 434 हो गई थी। इस दौरान कांग्रेस के प्रतिनिधि ने गार्डन पार्टी में भाग लिया था दोस्तों। कह रहा है कि इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी
कि इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हुआ था, जिसमें कांग्रेस एक अखिल भारतीय संस्था बन के उभरा था। दोस्तों जानते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल से थे और कांग्रेस के स्थापना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बहुत बड़े योगदान था। दोस्तों जानते ही होंगे। चलते हैं बिहार के विभिन्न एग्जामों में या भारत के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न को हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के प्रथम अधिवेशन में क्यों शामिल नहीं हुए? यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में क्यों शामिल नहीं हुए? क्योंकि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कलकत्ता अधिवेशन में व्यस्त थे दोस्तों, जिसके कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें भाग नहीं लिए थे। क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 के अध्यक्ष चुने गए थे। बताइए कथन सही है कि गलत है? वे कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी कि मुस्लिम पहले व्यक्ति थे। बताइए बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्षता किए थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जिसके कारण इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जानते हैं कि मद्रास में अधिवेशन हुआ था, जिसमें तैयब जी ने नारा दिया था कि कांग्रेस किसी एक धर्म की नहीं, बिल्कुल पूरे भारत की संस्था है। और इसी मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ने नारा दिया था कांग्रेसी बनो, और अभियान भी चलाया गया था। दोस्तों इस अधिवेशन में कार्य को संचालन का भार एक समिति का सौंपा गया था, जिसे हम विषय निर्धारण समिति कहा जाता है। दोस्तों जानते हैं विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो बदरुद्दीन तैयब जी। 1987 में मद्रास अधिवेशन मुख्यतः विशेषता क्या थी? बताइए कि जब 1887 ईस्वी में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसका मुख्य विशेषता क्या था? तो इसमें विषय निर्धारक समिति का गठन हुआ और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। अब बदरुद्दीन तैयब जी ने नारा दिए कि कांग्रेसी बनो। कब दिए थे? 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो WC बनर्जी। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप लोग कहिएगा दोस्तों कि बम्बई में। दूसरे अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। तीसरे अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। दोस्तों एक एक पॉइंट आप लोगों को याद हो जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए और सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किए थे। कौन किए थे? जॉर्ज यूल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज यानी कि गैर भारतीय व्यक्ति थे। तो दोस्तों बताइए ये कथन सही है या गलत है? तो आप लोग को बता दें कि इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता 1888 ईस्वी में कांग्रेस का जॉर्ज यूले ने किए थे, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल। तो ये दोनों कथन सही है और RA की व्याख्या भी करता है दोस्तों। इसके कारण C इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे जान लेते हैं, इसका व्याख्या जानते हैं। कह रहा है कि इस अधिवेशन के समय ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के विरोधी हो गई थी। जो ब्रिटिश का सरकार था वो कांग्रेस के विरोधी हो गई थी। गवर्नर ऑकलैंड कैल्विन ने अधिवेशन के लिए स्थान उपलब्ध कराने में बाधा डाल रही थी। कह रहा है दोस्तों कि दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने लोदर काउंसिलिंग यानी कि इलाहाबाद खरीदकर कांग्रेस को अधिवेशन हेतु दान
में दे दिए थे। अब विभिन्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों, क्या क्या पूछा गया है इससे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। किसने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है? तो लॉर्ड इरविन इसी अधिवेशन के दौरान कहे थे दोस्तों आगे चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बताइए, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किए थे। बताइएगा कि आप लोग को हम बता दें कि 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसमें उसका अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे और इसमें ही सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था दोस्तों। इसके कारण इसको हम कह सकते हैं कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। बताइए दोस्तों, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किस में लिखे थे दोस्तों? तो आनंद मठ में। किस पुस्तक में? आनंद मठ में। तो इससे याद रखिएगा कि वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कब गाया गया था? 1886 ईस्वी में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आप लोग बोलिएगा रहीमतुल्लाह सयानी। प्रथम बदरुद्दीन तैयब जी। चलते हैं आगे जान लेते हैं दोस्तों। अगला है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार इसी मंच से गाया गया था। साथ ही दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत का यहाँ स्वीकार किया गया था। बता दें कि भारत में संस्कृति राष्ट्रवाद की भावनाओं का संचार किया गया था। विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है कि वंदे मातरम पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 1896 में। 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी। किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था दोस्तों? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में। तो आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय गीत बता दिए, राष्ट्रीय गान कब गाया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? कहाँ गाया गया था? आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन कि 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता किए थे। बताइए सही है या गलत है? 1905 में बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो दोस्तों बता दें कि बनारस अधिवेशन वर्ष 1905 में हुआ था। कांग्रेस का 1905 ईस्वी में बनारस में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोखले थे। आप लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था, जिसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया जा रहा था दोस्तों। चलाने के लिए इसी अधिवेशन में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं आगे, जान लेते हैं इसका व्याख्या कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के कारण देश में भारी असंतोष था। गोखले ने इस विभाजन को कड़ी निंदा किया था। इस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष का नेता की अधिकार उपाधि दिया गया था। दोस्तों जानते हैं कि नरम दल के नेता थे जो केवल बंगाल के लिए ही बहिष्कार चाहते थे, जबकि गरम दल के नेता थे वो पूरे भारत में बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने के लिए चाहते थे। यहीं से दो गुटों के बीच वैचारिक भेदभाव उत्पन्न होने लगा दोस्तों, और आगे चल के वर्ष 1907 ईस्वी में कांग्रेस में विभाजन हो गया दोस्तों। चलते हैं देखते हैं कि वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता
कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वदेशी आंदोलन के समर्थन किस आंदोलन में मिला था? तो बनारस अधिवेशन वर्ष 1905 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 7 कि वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीतिक में वयोधो पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए, वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे और उनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है दोस्तों। चलते हैं, जानते हैं इसका डिस्कशन कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नरम दल और गरम दल में विवाद हो गया था, जिसे सुलझाने के लिए दादा भाई नौरोजी का सर्वसम्मति से चुना गया अध्यक्ष। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य स्वराज या स्वशासन है। इस अधिवेशन में 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें था दोस्तों स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा था। 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि वर्ष 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों बता दें कि इसी अधिवेशन में वर्ष 1906 के अधिवेशन में ही 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें स्वदेश था, स्वराज था, बहिष्कार था और राष्ट्रीय शिक्षा था। जानते हैं कि क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक पूछा गया है कि कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। चलते हैं आगे, जानते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, जहां कांग्रेस नरम और गरम दल में बंट गए थे। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किए थे। तो आप लोग बताइए, बता दें कि दोस्तों वर्ष 1906 और वर्ष 1905 और वर्ष 1905 की बात है कि जब वर्ष 1905 से ही कांग्रेस 2 गुट में बंटने लगा था, नरम दल और गरम दल। और वर्ष 1907 आते आते सूरत में जब अधिवेशन हुआ, इसमें क्या हो गया? नरम दल और गरम दल में बंट गए। तो पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो कब हुआ कांग्रेस के प्रथम विभाजन? वर्ष 1907 में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो सूरत में। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलते हैं आगे, जानते हैं दोस्तों डिस्कशन देख लेते हैं कि ताप्ती नदी के किनारे हुए इस अधिवेशन में नरम दल लाला लाजपत राय तथा तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जो नरम दल के लोग थे वो लाला लाजपत राय या तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जब ऐसा नहीं हुआ तो सभा में गंभीर हंगामा हुआ। अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया। विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति को अपनाया और तिलक को 6 वर्ष का यानी कि 6 साल का सजा दे दिया और सजा देते हुए मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है इससे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1907 में। सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो रास बिहारी घोष थे। अगला जानते हैं 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। धैर्य के साथ आप लोग देखिए और यह सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। देखते हैं
9 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर ने की थी। तो दोस्तों ये बात सही है कि वर्ष 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था और इसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने की थी। इसके कारण इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, जान लेते हैं। एनसीईआरटी कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर वर्ष 1911 में गाया गया। यह वर्ष दिल्ली दरबार के योजन और बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए भी जाना जाता है। यानी कि आप लोग जानते होंगे कि वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का योजन हुआ था और उसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और दिल्ली को कलकत्ता से, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। दोस्तों अब जानते हैं कि वर्ष 1911 में ही बिहार को बंगाल से अलग करके एक नए प्रांत के रूप में बनाया गया था। आगे जानते हैं, परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। दोस्तों तो कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में। पूछता है कि वर्ष 1911 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो विशन नारायण धर, पंडित विशन नारायण धर। जानते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का पूर्ण मिलन हुआ था। बताइए सही बात है या गलत बात है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने किए थे। तो आप लोग बताते हैं कि वर्ष 1907 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ और दोनों में पेचअप यानी कि दोनों का पुनः मिलन हुआ वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का हुआ और इसका अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने किए थे। जानते हैं इसी वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी ने भी भाग लिए थे और इसमें बिहार के चंपारण से राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से मुलाकात किए थे और बोले थे कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए और यहाँ पे नील की खेती के लिए आवाज़ उठाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। जानते हैं दोस्तों इसका एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के अथक प्रयास से 9 साल बाद दोनों गुट एक हुए। इस अधिवेशन को हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था इसमें वर्ष 1916 में। इस अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर उन्हें चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा बताई और बिहार आने का न्योता भी दिया था। तो पूछता है क्वेश्चन दोस्तों कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी से कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिले थे। तो वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। जानते हैं कि वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो अंबिकाचरण मजूमदार ने किए थे। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं दोस्तों, जो पूछा गया क्वेश्चन है अभी तक पूछा गया क्वेश्चन है कि अंबिकाचरण मजूमदार किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो आप लोग बताइएगा लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट एक हुए थे। तो लखनऊ अधिवेशन, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो गए थे। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यानी कि बोल रहा है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उन्हें वर्ष 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। तो ये बात या ये कथन सही है। वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किए थे। आप लोग जानते हैं कि एनी बेसेंट वर्ष 1916 में होम रूल आंदोलन चलाए थे, जिसके कारण ये एनी बेसेंट
बहुत हमारे देश में यानी कि भारत में इनका वर्चस्व हो गया था और ये प्रसिद्ध हो गए थे, जिसके कारण वर्ष 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की इनको अध्यक्ष चुने गई और ये भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तो आप लोग बताइए कि दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी। चलते हैं दोस्तों, व्याख्या जान लेते हैं। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जिन्होंने भारत में होम रूलिंग आंदोलन की नेतृत्व किया था। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और ब्रिटिश सरकार द्वारा उनकी गिरफ्तारी के विरोध में वर्ष 1917 में अध्यक्ष चुना गया था। बता दें कि एनी बेसेंट के अध्यक्ष बनने से भारतीय महिलाओं में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। हालांकि वे प्रथम भारतीय महिला नहीं थी। यह गौरव वर्ष 1925 में सरोजिनी नायडू को मिला था। कौन? तो आपसे पूछ सकता है कि भारत की प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस के अध्यक्षता की थी? तो उनका नाम है सरोजिनी नायडू। वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन में। कहाँ? कानपुर अधिवेशन में। आप लोग जानते हैं दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? वर्ष 1917 में। वर्ष 1917 में। दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछता है महिला के अध्यक्ष को कालक्रम से सजाने के लिए आप लोगों को वो भी क्वेश्चन हम कराएंगे। अभी सभी क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके बाद कोई भी वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें हर तरह का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद आप एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो कमेंट में जो मन है वो लिख सकते हैं। दोस्तों आप लोग को हम इतना कह रहे हैं तो थोड़ा सा बिलीव हमारे चैनल पे और हम पे बिलीव थोड़ा सा कीजिए। दोस्तों चलते हैं वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को अंतिम रूप से पारित किया गया था। जानते हैं कि वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। अब जानते हैं कि इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने किए थे। कौन किए थे? इसके वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? सी राघवाचारी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ष 1920 के कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन किए थे? तो सी राघवाचारी। पूछेगा कि असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव को अंतिम रूप से पारित कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। दोस्तों जानते हैं क्वेश्चन है कि सितंबर वर्ष 1920 में विशेष अधिवेशन कोलकाता के बाद दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन इनकी पुष्टि की गई। इस समय कांग्रेस ने अपने पुराने संवैधानिक तरीकों को छोड़कर शांतिपूर्ण सक्रिय प्रतिरोध का मार्ग अपनाया था। नागपुर अधिवेशन में ही भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन की मंजूरी दी गई थी और जिससे कांग्रेस गांव तक पहुंच सकी। विभिन्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, उसको हम भी देख लेते हैं। पूछा गया है कि किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन वर्ष 1920 में। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाषाई आधार पर प्रदेश का गठन की बात की थी? तो नागपुर अधिवेशन वर्ष 1920 में। बताइए आप लोग, नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो आप लोग कहिएगा कि नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी राघवाचार्य ने किए थे। चलते हैं आगे, जानते हैं कि वर्ष 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। सही बात है, यह एकमात्र अधिवेशन था जिनकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी। तो ये दोनों बात सही है। दोस्तों जानते हैं कि वर्ष 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष हुए, इनके बाद वे अध्यक्ष नहीं बने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलते हैं, इसका हम विस्तृत डिस्कशन करते हैं। दोस्तों
करा है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति और स्वराज पार्टी के उदय के बाद कांग्रेस को एक सूत्र में बांधने के लिए गांधी ने बेलगांव कर्नाटक में कमान संभाली थी। इस अधिवेशन में गांधी ने रचनात्मक कार्य जैसे खाती और चरखा पर अधिक बल दिया और स्वराजियों के साथ समझौता किया। जानते हैं विभिन्न एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो बेलगांव अधिवेशन वर्ष 1924। गांधी जी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो केवल एक बार, वर्ष 1924 में बेलगांव में। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये कथन सही है। उन्होंने वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। जानते हैं दोस्तों कि सरोजिनी नायडू, जिसे भारत की कोकिला भी कहा जाता है, ने कानपुर अधिवेशन में महिला की राजनीतिक भागीदारी पर जोर दिया। एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष बनी थी, लेकिन सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सरोजिनी नायडू थे। कौन थे? सरोजिनी नायडू थे। आगे जान लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था दोस्तों। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये दोनों बात सही है दोस्तों। जानते हैं हम लोग कि वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। बता दें कि ये रावी नदी के तट पे कांग्रेस का आयोजन किया गया था अधिवेशन, और इसमें झंडा भी फहराया गया था। रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर वर्ष 1929 को आधी रात में तिरंगा फहराया गया था, और इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी वर्ष 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आप लोग को पूछेगा कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 दिसंबर वर्ष 1930 में। नेहरू ने घोषणा किया कि हमारा लक्ष्य केवल आज़ादी है। नेहरू रिपोर्ट की डोमिनियन स्टेट की मांग को यहाँ पूरी तरह से त्याग दिया गया था दोस्तों। आगे जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में। वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रथम स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 26 जनवरी वर्ष 1930 को। जानते हैं दोस्तों, आप लोग को अभी तक हम 100 क्वेश्चन हम कराएंगे इस वीडियो में, और 100 क्वेश्चन में कम से कम हम 10 पॉइंट हम दे रहे हैं। 10 पॉइंट से ज़्यादा ही दे रहे हैं। तो 10 पॉइंट गुने 100 करिएगा तो 1000 फैक्ट आप लोगों को मिल जाएगा। 2 से 2 घंटा में 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा लग सकता है, उतना में आप लोग 1000 फैक्ट को पढ़ सकते हैं। तो इतने अच्छे वीडियो सेशन चल रहा है दोस्तों। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है वीडियो आप लोगों को ये। चलते हैं, अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था। कराची अधिवेशन, बताइए। वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव को पारित किया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। कौन किए थे? पूछेगा कि वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसमें ही मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो इसका आंसर ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या भी करता है दोस्तों। जानते हैं एनसीईआरटी के गांधी इरविन समझौता को पुष्टि के लिए कराची अधिवेशन का आयोजन किया गया था। पहली बार कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि स्वराज जनता के लिए आर्थिक अर्थ क्या होगा। कराची अधिवेशन में गांधी जी
को काले झंडे दिखाया गया था। जब कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए गांधी जी जा रहे थे तो उनको काले झंडे दिखाया गया था। क्यों दिखाया गया था? क्योंकि भगत सिंह को वो फांसी से नहीं बचा सके थे। इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। पूछता है क्वेश्चन कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहे थे कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो कराची अधिवेशन वर्ष 1931 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जानते हैं दोस्तों एनसीईआरटी, ये तो जान गए। अब जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार के प्रस्ताव रखा था? तो कराची अधिवेशन वर्ष 1931 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 1937 में फैजाबाद अधिवेशन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जो किसी गांव में आयोजित किया गया था। तो पूछता है कि कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया गया था? तो आप लोग कहिएगा फैजाबाद। कौन सा अधिवेशन? फैजाबाद जो गांव में किया गया था और इसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे हम जान लेते हैं दोस्तों एनसीईआरटी के संदर्भ में। एनसीईआरटी कह रहा है कि कांग्रेस ने अपने आधार को ग्रामीण क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र के फैजपुर गांव में यह सत्र का आयोजन किया गया था। यह नेहरू की समाजवादी विचारधारा के प्रभाव को दर्शाता था दोस्तों। बता दें कि क्योंकि यह दौरान किसानों आंदोलन के प्रभाव कांग्रेस की नीतियों को देखने लगा था। दोस्तों पूछता है कि फैजाबाद किस राज्य में पड़ता है? तो आप लोग बोल सकते हैं महाराष्ट्र में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फैजाबाद किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। फैजाबाद पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गांव में आयोजित होने वाले अधिवेशन कौन है? तो फैजपुर। क्या है? फैजपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का वह अधिवेशन जो गांव में हुआ था उसको हम कहते हैं फैजपुर गांव में हुआ था। वर्ष 1937 में फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे जान लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। तो दोनों सही है दोस्तों। जानते हैं कि वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था और सुभाष चंद्र बोस इसके निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। तो ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। चलते हैं आगे, जानते हैं इसका विस्तृत वर्णन करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आधुनिक उद्योग और योजनावाद विकास की वकालत की। नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन भी किया गया। हरिपुरा अधिवेशन में स्वदेशी रियासत के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया जो बिहार और अन्य राज्य के रियासत के लिए महत्वपूर्ण था दोस्तों। वर्ष 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस के। और ये राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलते हैं आगे है 19 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को हराकर दोबारा अध्यक्ष पद चुना गया था। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी का समर्थन प्राप्त हुआ था। तो दोनों कथन सही है दोस्तों। और वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस को जीत हुआ और ये अध्यक्ष बने। और पट्टी सीतारामैया जो गांधी जी का समर्थन में खड़े हुए थे उनका हार हुआ। तो इसमें ही गांधी जी ने कहा मेरा निजी हार हुआ है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही होगा।
जानते हैं कि सीतारमैया की हार पर गांधी ने कहा था कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। इसके बाद वैचारिक में मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। वर्ष 1939 ईस्वी में कब किए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? वर्ष 1939 में। जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के गौरव कांग्रेस के अध्यक्ष बना। और यह तथ्य बिहार की परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, देखिएगा। अगला है, पूछता है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट कब हुआ था? तो वर्ष 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1939 में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। जानते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जेपी कृपलानी वर्ष 1947 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे। सॉरी दोस्तों, पहले बोला गया है। जेपी कृपलानी वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। उन्होंने नंबर वर्ष 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए और आर दोनों सही होगा दोस्तों, और व्याख्या भी कर रहा है। जानते हैं दोस्तों कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से वर्ष 1945 तक सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अधिवेशन नहीं हुआ और इसके बाद कृपलानी के कमान संभाला गया। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में जयपुर अधिवेशन हुआ। जयपुर में राष्ट्रीय INS की अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने किए थे। चलते हैं अगला, जान लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में क्या क्या पूछा गया है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी। कांग्रेस में के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जानते हैं आगे, जानते हैं वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष RN माडखोलकर ने किया था। दोस्तों दोनों सही है और AR की सही भी व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। चलते हैं जान लेते हैं कि बिहार की धरती पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन। इस अधिवेशन में सच्चिदानंद सिन्हा को स्वागत समिति का सचिव और मजरूल हक को स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम्स को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था दोस्तों। तो आप लोग बता दीजिएगा कि कांग्रेस का पिता A.O. ह्यूम्स को किस अधिवेशन में घोषित किया गया था दोस्तों? तो वर्ष 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में। कौन अध्यक्ष थे? तो RN माडखोलकर। बांकीपुर अधिवेशन वर्ष 1912 के अध्यक्ष कौन थे? RN माडखोलकर। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम्स को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था दोस्तों। जानते हैं 22वां क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन रहा है दोस्तों, और आप लोगों की ये वीडियो लेक्चर में ही आप लोगों को याद होते जा रहा होगा दोस्तों। चलिए 22वां क्वेश्चन है कि वर्ष 1922 का कांग्रेस अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था। तो ये कथन सही है कि गलत? आप लोग देख के बताइए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दीनबंधु चित्तरंजन दास CR दास ने किए थे। दोस्तों बता दें कि ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है। वर्ष 1912 का अधिवेशन गया में आयोजित किया गया था और इसका अध्यक्षता किए थे CR दास ने। इसके कारण इसका ऑप्शन B आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, जान लेते हैं। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के भीतर परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी के बीच विवाद हुआ। CR दास और मोतीलाल नेहरू विधान परिषद में प्रवेश
करना चाहते थे। गया अधिवेशन में जब परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव गिर गया तो CR दास के अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिए और जनवरी वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिए। दोस्तों परीक्षा में क्या क्या पूछा गया है ये देखिए, परीक्षा में क्या क्या पूछा गया है। इससे पूछा गया है कि वर्ष 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास। स्वराज पार्टी का गठन किस अधिवेशन की असफलता के बाद हुआ? तो गया अधिवेशन के। गया अधिवेशन के। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आप लोग जानते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम सबसे युवा और सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर थे। तो वर्ष 1940 से वर्ष 1945 तक अब्दुल कलाम आज़ाद थे। रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। रामगढ़ वर्तमान में झारखंड राज्य में पड़ता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा A और R दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा A। जानते हैं कि जब झारखंड बिहार में ही था उस समय, तो हम कह सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए, बांकीपुर, गया और रामगढ़ में। लेकिन रामगढ़ अभी वर्तमान में कहाँ पर रहा है? झारखंड में। वर्ष 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे। दोस्तों चलते हैं आगे चलते हैं। जानते हैं अविभाजित बिहार में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया गया था। दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम इस अधिवेशन के बाद वर्ष 1946 तक बने रहे, जो कांग्रेस के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। झारखंड PCS में पूछा गया है कि रामगढ़ अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1940 में। आज़ादी से पूर्व बिहार में कुल कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए? तो 3। कहाँ कहाँ हुआ था? बांकीपुर, गया और रामगढ़। बांकीपुर में कब हुआ था दोस्तों? तो वर्ष 1912 में। गया में वर्ष 1922 में। रामगढ़ में वर्ष 1940 में। अब तीनों को अध्यक्ष बता दीजिए। बांकीपुर में कौन थे, गया में कौन थे और रामगढ़ में कौन थे? बताइए दोस्तों। तो बांकीपुर में थे RN मुधोलीकर, गया में थे CR दास, रामगढ़ में कौन थे अध्यक्ष? तो आप लोग कहिएगा कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलते हैं आगे। जानते हैं दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है। मज़ा आ रहा है दोस्तों तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ये आप लोग को हम बार बार कह रहे हैं, ये लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद कांग्रेस से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटने वाला है दोस्तों। वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, ये तो बात सही है। नरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर A और R दोनों सही होगा और AR दोनों सॉरी दोस्तों क्या कह रहा है। नरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी रास बिहारी बोस के अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। आगे जानते हैं दोस्तों, इसका व्याख्या देखते हैं। हम जानते हैं कि नरमपंथी विवाद केवल अध्यक्ष पद को लेकर नहीं था, बिल्कुल स्वदेशी आंदोलन का विस्तार केवल बंगाल या पूरे भारत को लेकर था। सूरत विभाजन के बाद बिहार में भी कांग्रेस समिति का पुनर्गठन और नरमपंथी का प्रभाव बढ़ा था। परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया था कि वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष। किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में। चलते हैं वर्ष 1916 में कांग्रेस का वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ समझौता हुआ था। सही बात है, इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार थे। दोनों सही है और सही की व्याख्या भी कर रहा है। ये सब क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। आगे जानते हैं कि महात्मा गांधी
क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग चंपारण में किए थे। ये बात सही है। चंपारण के किसान तिनकठिया पद्धति के तहत अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। तो ये दोनों सही है। कहाँ मिले थे? चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को वर्ष 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में गांधी को ये बात की जानकारी दिए थे और निमंत्रण दिए थे कि हमारे बिहार चंपारण में आकर तिनकठिया यानी कि नील की खेती जो चल रहा है उस पर कुछ करे। चलते हैं आगे जानते हैं दोस्तों। जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय इतिहास में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हुआ। जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह गांधी को भारतीय राजनीतिक में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी दौरान महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी पटना मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुँचे। इनके साथ कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेपी कृपलानी भी गए थे दोस्तों इनके साथ। आगे जानते हैं कि चंपारण में गांधी जी को निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला। तिनकठिया प्रथा का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल ने गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में अपनाया था। यह विवाद मिल मालिक और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर था। तो दोस्तों ये दोनों सही है और AR की सही व्याख्या भी कर रहा है। जानते हैं कि मजदूर 50% बोनस मांग रहे थे जबकि मालिक केवल 20% बोनस देने का तैयार था। गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद मालिक ने 35% बोनस देने के लिए सहमत हो गए। बिहार की प्रतियोगिता परीक्षा में ध्यान देते हुए चंपारण के किसान अहमदाबाद के मजदूर और खेड़ा के किसान के क्रम पूछ लेता है कि चंपारण में कब हुआ? तो वर्ष 1917 में। अहमदाबाद कब हुआ? वर्ष 1918 में। खेड़ा भी वर्ष 1918 में हुआ था। गांधी के प्रथम भूख हड़ताल कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1918 में हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों। वर्ष 1919 में रेलेक्ट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। इस कानून के उद्देश्य भारत में उठ रहे क्रांतिकारी प्रभाव को कुचलना था। दोनों सही है दोस्तों। वर्ष 1919 में रेलेक्ट एक्ट पारित किया गया था जिसको हम बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहते हैं। और ये क्यों पारित किया गया था? तो इसका पारित करने का उद्देश्य था जो भारत में उठ रहा है क्रांतिकारी प्रभाव उसको दबाया जाए। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा A और R, दोनों सही है। चलते हैं। सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता वाली समिति के सिफारिश पर यह कानून बनाया गया था। इसके विरोध में गांधी ने 6 अप्रैल वर्ष 1919 को रेलेक्ट सत्याग्रह शुरू किया। बिहार में भी रेलेक्ट एक्ट का कड़ा विरोध हुआ। पटना में 6 अप्रैल को एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसके विद्रोह में परिणामतः जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रेलेक्ट एक्ट के विद्रोह में किसे नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रेलेक्ट एक्ट को किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में। चलते हैं आगे। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था। गांधी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के एक सुनहरा अवसर के रूप में देखा था। तो ये दोनों बात सही है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जो तुर्की है उसमें खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था और गांधी ने इस खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया था और बोले थे कि ये 100 वर्ष तक हिंदू मुस्लिम एकता का एक अच्छा उदाहरण है। दोस्तों आगे चलते हैं और इसका ऑप्शन हो जाएगा A और R, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने तुर्की के साथ सेब्रेस की संधि की जिससे मुस्लिम जगत में रोष था। अली बंधु यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत में इसका नेतृत्व किया था।
नवंबर वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी ने किए थे। पूछ रहा है क्वेश्चन ये बार बार पूछता है दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो अली बंधु दोनों भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। गांधी जी के खिलाफत का समर्थन क्यों किया था, बताइए। पूछ रहा है क्वेश्चन कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किए थे। तो मुसलमानों के सहयोग प्राप्त करने के लिए गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग किए थे। पूछेगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो वर्ष 1919 में हुआ था। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्या, देखिए और बताइए। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ था। इसी दिन प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का निर्धन हुआ था। दोनों सही है दोस्तों। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निर्धन हो गया था दोस्तों। तो ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है। व्याख्या भी कर रहा है, ये नहीं होगा ये। चलते हैं, जानते हैं कि आंदोलन की शुरुआत में तिलक का मृत्यु हो गया और इसी दिन आंदोलन एक भावनात्मक क्षण बन गया। जानते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्कूल कॉलेज विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किया गया। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई जिसमें 1 करोड़ से अधिक रुपया जमा हुए। बिहार में मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना किया और द मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया जो असहयोग आंदोलन का प्रचार का केंद्र बना दोस्तों। पूछेगा कि द मदरलैंड किसका पत्रिका है, तो मजरूल हक को। और सदाकत आश्रम किसने स्थापित किया था, तो मजहरूल हक ने। चलते हैं आगे। पूछा है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया, तो मजरूल हक ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस फंड की स्थापना किया गया था, तो तिलक स्वराज फंड को। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। सही बात है। उन्होंने वर्ष 1923 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र 35 वर्ष की आयु में किए थे। सही बात है। वर्ष 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन हुआ था, उस समय अध्यक्ष बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद और उनका आयु 35 वर्ष था। तो ए और आर दोनों सही है और की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। जानते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र तक अध्यक्ष थे। वह वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष के पद पर रहे हैं जो आज़ादी से पूर्व एक रिकॉर्ड था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के काल में ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के नेतृत्व में काफ़ी दिशा मिली। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। वर्ष 1923 के विशेष दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उनकी आयु कितना था, तो 35 वर्ष की आयु में। जानते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस में एक राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष गठन किया गया और इस समिति का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया, तो गलत बात है। इस समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, न कि सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। चलते हैं, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस किए थे, लेकिन इसके द्वारा गठित समिति राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने किए थे दोस्तों। चलते हैं आगे, जानते हैं कि यह सत्र भारत की आर्थिक नियोजन यानी कि प्लानिंग की दृष्टि से मील के पत्थर साबित हुआ। यहीं से भारत के भविष्य की औद्योगिक विकास की रूपरेखा तैयार हो गया था दोस्तों। इस अधिवेशन में बिहार के किसान नेताओं ने भी भाग लिया था और अपनी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर रखा था। कह रहा है कि भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये सही है कि गलत है, बताइए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के साथ मतभेद के कारण अध्यक्ष पद को त्याग पत्र दे दिए थे। दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। जानते हैं कि
चुनाव में बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया, जिससे गांधी ने अपनी हार बताया। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। इस संकट के समाधान के रूप में देखा गया और यह बिहार के छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। दोस्तों, पूछ लेता है बिहार की परीक्षा के संदर्भ में विभिन्न परीक्षा में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। त्रिपुरी यानी कि जबलपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 में। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये सब तो जानते ही हैं, बता ही दिए थे। दोनों सही है। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। जेपी कृपलानी वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 में इनके इस्तीफा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनः अध्यक्ष बन गए थे। तो दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। एनसीईआरटी में जेपी कृपलानी वर्ष 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली। आज़ादी के संग्राम काल में उन्होंने ही संगठन का नेतृत्व किया था। कृपलानी जी का बिहार से गहरा नाता रहा है। वे चंपारण सत्याग्रह के समय ही गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। 15 अगस्त वर्ष 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी। आज़ादी के ठीक बाद वर्ष 1948 में जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो पट्टाभी सीतारामैया। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, 36 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों, कि जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। उन्होंने वर्ष 1988 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। दोनों सही है दोस्तों। चलते हैं आगे। ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये सब क्वेश्चन हम कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के देखिए। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये भी क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। वर्ष 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहला जनगण, ये भी क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। कि दादा भाई नौरोजी ने 3 बार, हाँ ये क्वेश्चन करना है, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किए। वर्ष 1986 कलकत्ता में, वर्ष 1993 लाहौर में, वर्ष 1906 में कोलकाता में अधिवेशन किए। ये दोनों सही है दोस्तों, और ये दोनों सही और यार की सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। जानते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1906 में कांग्रेस के मंच में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। बिहार के तत्कालीन बुद्धिजीवियों में पर गांधी जी दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत का गहरा प्रभाव पड़ा था दोस्तों। चलते हैं आगे, जानते हैं कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। दादा नौरोजी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 3 बार बने। जानते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन है। अब 40 नंबर क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। वर्ष 1940 से वर्ष 1945 के बीच कांग्रेस की कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। सही बात है, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेता जेल में थे। तो दोनों सही है और AR की सही व्याख्या भी कर रहा है। जानते हैं कि वर्ष 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन के बाद सीधे वर्ष 1946 के मेरठ अधिवेशन हुआ। इसी कारण मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष पद पर रहे। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में अत्यंत तीव्र था। यहाँ आज़ाद दस्ता सचिवालय गोलीकांड जैसी घटना ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दी थी। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम। आज़ादी से पूर्व अंतिम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मेरठ वर्ष 1946 में। चलते हैं अगला क्वेश्चन जानते हैं और मिलान कीजिए। अब आ गया है दोस्तों, तो अब मिलान करना है, मिलान करना है तो मिलान कीजिएगा। दोस्तों थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। 1885 में बम्बई अध्यक्ष कौन थे बताइए? तो 1885 में भूमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। तो A का हो गया
3, ए का हो गया 3। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे बताइए? कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सॉरी दोस्तों, दादा भाई नौरोजी कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1887 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा जॉर्ज यूले। देखिए ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा ए और डी का हो जाएगा 2, यानी कि 3, 4 यानी कि 34, 21 ऑप्शन में खोजना है दोस्तों। खोजिए 34, 21, ये है ऑप्शन ए है। चलते हैं मिलान कीजिए में एनसीईआरटी में देखिए कहा है कि प्रथम 4 अधिवेशन के अध्यक्ष का क्रम दर्शाया गया है कि कांग्रेस के एक अखिल भारतीय संस्था प्रथम हिंदू, द्वितीय पारसी, तृतीय मुस्लिम, चतुर्थ अंग्रेज और ईसाई थे। ये सब क्वेश्चन पूछता है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ये सब लिख दिए हैं दोस्तों। पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्या? तो टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस स्टडी कोचिंग। दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो में। आप लोग वीडियो 1 घंटा तक हो चुका है दोस्तों। 1 घंटा और चलेगा, यानी कि 2 घंटा तक आप लोग 100 क्वेश्चन यानी कि 1000 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। 1000 क्वेश्चन आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कर लीजिएगा। तो आप ही सोच कर देखिए, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला है तब लोग कहिएगा नहीं। आइए, वर्ष 1905 का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? वर्ष 1916 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? बताना है, बताइए। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो गया था, देखिए, और अध्यक्षता किए थे अंबिकाचरण मजूमदार। वर्ष 1907 में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का विलय हुआ था। वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस में क्या कहते हैं, कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ये बनारस की अध्यक्षता किए थे। वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1907 में अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग कहिएगा रास बिहारी घोष। वर्ष 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार। तो इसका कह रहा है इनमें से कौन सही नहीं है दोस्तों? तो ये सही नहीं है। यहाँ लिख रहा है विलय हो गया था। वर्ष 1907 में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में विलय हो गया था, नहीं, अलग हो गया था। तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। विभाजन हुआ था, न कि विलय हुआ था। विलय तो वर्ष 1916 में हुआ था दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन में। तो वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन दिया और 1907 में सूरत अधिवेशन में ताप्ती नदी के किनारे हुआ था तथा जूता चलने का नौबत आ गई थी दोस्तों। बिहार के संदर्भ में 1916 के लखनऊ अधिवेशन सबसे अत्यधिक है, क्योंकि यह गांधी जी से मुलाकात राजकुमार शुक्ला ने किए थे। चलते हैं अगला, जानते हैं, मिलाना है कि एनी बेसेंट कब किए थे? बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कब थे एनी बेसेंट? वर्ष 1917 में। सरोजिनी नायडू कब थे? वर्ष 1925 में कानपुर में। नलिनी सेनगुप्ता कब किए थे? वर्ष 1933 में कोलकाता में। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रथम हो गए एनी बेसेंट, दूसरे हो गए सरोजिनी नायडू, तीसरे हो गए नलिनी सेनगुप्ता। 1933 कोलकाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर तो खोज में नहीं किए, तो हो जाएगा ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा ए, यानी कि 231। देखिए कहाँ है, 231 बी नंबर में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं आगे, जानते हैं कि नलिनी सेनगुप्ता तीसरी महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ध्यान देने के लिए 3 महिला अध्यक्ष को अधिवेशन को 8-8 साल का अंतर है। जैसे वर्ष 1917 में कौन किए थे बताइए?
तो आप लोग कहिएगा वर्ष 1917 में एनी बेसेंट में 8 साल जोड़ देंगे तो 1925 में कौन थे आप लोग बताइए। कानपुर में, याद कीजिए, कानपुर में कौन किए थे अध्यक्षता, तो सरोजिनी नायडू। वर्ष 1925 में 8 साल जोड़ देंगे तो 33, तो 33 में कौन किए थे बताइए, तो आप लोग कहिएगा नलिनी सेन गुप्ता। दोस्तों चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है बेलगांव हरिपुरा तेपुरा, बताइए बेलगांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में। हरिपुरा कहाँ है, महाराष्ट्र में। त्रिपुरा कहाँ है, त्रिपुरी कहाँ है, गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ए का 3 है और बी का 1 है, यानी कि 13 132। देखिए खोज के 132 है। फैजपुर तो आ ही गया है दोस्तों एक तो छूट ही गया, फिर से देखते हैं। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। बेलगांव कहाँ है, वर्ष 1924 में। देखिए वर्ष 1924 में बेलगांव कर्नाटक में है। कौन किए थे, तो आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी। ए का 3, ए के 3 हो जाएगा, ए के 3 हो जाएगा। अब जानते हैं हरिपुरा में कौन किए, हरिपुरा कहाँ है तो दोस्तों गुजरात में। त्रिपुरा कहाँ है, त्रिपुरी कहाँ है दोस्तों, तो आप लोग कहिएगा मध्य प्रदेश में। और फैजपुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। फैजपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। आप लोग सबका अध्यक्ष कमेंट कर दीजिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिलाना है, मिलान कीजिए। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। कराची अधिवेशन वर्ष 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाषाई आधार पर प्रांत का कब, नागपुर अधिवेशन वर्ष 1920 में सी राघवाचार्य अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज का संकल्प कब पारित हुआ था, वर्ष 1929 में। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी से पूर्व अंतिम कांग्रेस के अधिवेशन मेरठ में वर्ष 1946 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए का क्या होगा, ए का कराची अधिवेशन, ए के 2, भाषाई आधार पर 1, पूर्ण स्वराज 4 और आज़ादी पूर्व 3। 21-43 ये है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जानते हैं, आप सबको नदी के बारे में मिलाना है दोस्तों, मिलाइए नदी के बारे में। वर्ष 1929 लाहौर किस नदी पर है, तो आप लोग जानते हैं कि लाहौर वर्ष 1929 किस नदी पर, रावी नदी पर। अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन किस नदी पर, तो ताप्ती नदी पर। फैजपुर किस नदी पर, तो साबरमती नदी पर। वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन किस नदी पर, सिंधु नदी पर। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। तो एक का हो जाएगा 2, एक का 2 और बी का 1 और सी का 3 और डी का 4, यानी कि 21-34। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे जानते हैं दोस्तों। आगे है, आप लोग देख के बताइए, मिलान कीजिए दोस्तों। देखिए चित्तरंजन दास को तो सब लोग जानत है, क्या कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देश बंधु कहा जाता है, ठीक ना। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, भारत के योद्ध पुरुष यानी कि वृद्धा पुरुष कहा जाता है। तो एक का 2 और बी का 4, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलते हैं आगे जानते हैं। ये वो अधिवेशन है और मुख्य प्रस्ताव मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिए। क्वेश्चन ही थोड़ा सा 4 ऑप्शन सेट करने में ही नहीं बन रहा दोस्तों। देखिए सेट करने में नहीं बन रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। वर्ष 1936 लखनऊ, क्या कहा गया था इसमें, कांग्रेस को समाजवादी लक्ष्य तय किया गया था। वर्ष 1938 हरिपुरा रियासतों के प्रतिनिधिमंडल अपनाया गया था। वर्ष 1942 क्या कहा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित किया गया था ग्वालियर टैंक में। वर्ष 1931 कराची में मौलिक अधिकार पारित किया गया था। यानी कि क्या हो सकता है,
2143, 2143 देखिए और बताइए। 21 और 43, 21 43 ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। सूची मिलान कीजिए का कह रहा है कि इसे कौन सा सूचित सम्मिलित नहीं है, देखिए और बताइए। विलियम बेडबर्न 1889 मुंबई में, अल्फ्रेड वेब 1894 मद्रास में, सर हेनरी कार्ल्टन 1904 में मुंबई में, ए होम्स 1885 में मुंबई में। बताइए कौन अध्यक्ष थे? ए होम्स कभी अध्यक्ष हुए हैं? तो नहीं। चलते हैं, इसका आंसर ठीक हो जाएगा, ये संस्थापक थे न कि अध्यक्ष थे। जानते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन तक कर लिए हैं दोस्तों। बिहार में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए। बांकीपुर में। दूसरे कहाँ हुआ था? गया में। तीसरा रामगढ़ में। चंपारण 1916 में। इसका आंसर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 कोलकाता अधिवेशन नारा क्या दिया गया था? ये वर्ष 1906, वर्ष 1929 लाहौर, वर्ष 1931 कराची, वर्ष 1942 मुंबई। चलिए बताते हैं। वर्ष 1906 कोलकाता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इसमें क्या किया गया था? स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। किसका प्रस्ताव पारित किया गया था? स्वराज का। वर्ष 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे, पूर्ण स्वराज के पारित किया गया था। वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन, इसमें गांधी कहे थे गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। वर्ष 1942 ईस्वी में बम्बई में, करो या मरो, करो या मरो। तो आप लोग कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 4 और 1 3, 24 13, 24 13 देखिए, 24 13 ये में है। चलते हैं आगे। आगे है मिलान कीजिए करना है दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे सभी प्रकार के क्वेश्चन लिए, कथन, निष्कर्ष, मिलान कीजिए और एमसीक्यू टाइप आगे आएगा। हर प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। देखिए अब आ जाते हैं रचयिता या पत्रिका और अध्यक्ष। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का पुस्तक का नाम क्या था? तो अल हिलाल। गांधी जी का क्या था? गांधी जी का यंग इंडिया था। जवाहरलाल नेहरू का था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लाला लाजपत राय का था अनहैप्पी इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग बताइए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का हो जाएगा अल हिलाल और अल बिलाल। महात्मा गांधी को यंग इंडिया थे, यंग इंडिया लिखे थे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया लिखे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 4 यानी कि 21 34, 21 34, 21 34 ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। मिलान करना है, आप लोग मिलान करके बताइए। कह रहा है कि मौलिक अधिकार वर्ष 1931 में अध्यक्ष कौन थे? बताइए। कराची अधिवेशन में हुआ था, कौन थे अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति को ये मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 ए। चलते हैं आगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर सत्र, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? मिलान सही नहीं है वो बताना है। चलिए देखिए, 1885 में मुंबई कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। WC बनर्जी अध्यक्ष थे। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, प्रतिनिधि मंडल बढ़कर 436 हो गई थी। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी। 1887 मद्रास में प्रथम बार तमिल भाषा का प्रयोग किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 इलाहाबाद वायसराय लॉर्ड डफरिन ने स्वागत किया था। गलत बात, नहीं किया था दोस्तों। डफरिन स्वागत नहीं किया था, बिल्कुल। उसमें कांग्रेस को आलोचना करते हुए कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। यहाँ इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध बनारस के राजा शिव प्रसाद तथा सितारे हिंद ने किया था। NCERT के शुरुआती सरकार ने रवैयों कांग्रेस को तटस्थ रखा, लेकिन इलाहाबाद अधिवेशन 1988 के आते आते अंग्रेज ने इसका विरोध करने लगा। इलाहाबाद अधिवेशन में दरभंगा के महाराज ये सब बोल चुके हैं। चलिए दोस्तों, आम मिलाना है
और महिला का मिलाना है। बताइए सबसे पहले इसमें कौन कांग्रेस बने थे? तो जानते हैं कि सबसे पहले एनी बेसेंट बने थे, उसके बाद कौन बने थे? सरोजिनी नायडू, उसके बाद नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-1-2 ए। जानते हैं कि सरोजिनी नायडू वर्ष 1924 में, एनी बेसेंट वर्ष 1917 में और नलिनी सेन गुप्ता वर्ष 1933 में बने थे। चलते हैं, अब देखिए यहाँ से कथन कारक दूसरे तरीके से क्वेश्चन चालू हो गया। आपको इसमें से कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है, और इसमें से कौन सा कथन सही है उसके विकल्प में छांटना है, या कौन सा कथन गलत है ये छांटना है। कह रहा है क्या वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो धड़े यानी कि नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए थे। नरमपंथी और गरमपंथी स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्षेत्र और पद्धति को लेकर एक मत नहीं थे। सही बात है, एक मत नहीं थे। एक मत रहते तो क्या कहते हैं, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट होता ही नहीं। नरमपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही है। चलते हैं आगे, जान लेते हैं दोस्तों। विवाद का मुख्य कारण था कि गरमपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के पूरे देश में फैलाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी केवल इसे बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। सूरत विभाजन के कारण बिहार के स्थानीय कांग्रेस संगठन में अस्थिरता आ गई, लेकिन बाद में मजरूल हक ने प्रयासों से संगठन का प्रयास किया गया। दोस्तों चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता लखनऊ पैक्ट के गवाह बना। दोस्तों ये बात सही है कि गलत, इसमें कथन और निष्कर्ष में देख के बताना है। दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। कांग्रेस के इस अधिवेशन में मुस्लिम के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया गया वर्ष 1909 के अधिवेशन के द्वारा। इस समझौता के पीछे मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक का प्रयास मुख्य थे। दोनों सत्य है दोस्तों, दोनों के प्रयासों से ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। वो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। कांग्रेस ने अपने लक्ष्य संवैधानिक तरीके से स्वराज के स्थान पर शांतिपूर्ण और उचित तरीकों को से स्वराज को अपना लिया। सही बात है। और क्या अपनाया गया? कांग्रेस ने दैनिक कार्यों को संचालन में 15 कार्यकारिणी समिति का स्थापना किया। ये भी सही है, दोनों सही है। यहाँ तो आंसर आप लोग देख लिए। चलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं और इसमें देखिएगा और बताइएगा कि वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिए। ये तो कथन सही है। निष्कर्ष कह रहा है कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य ने बोस के सहयोग देने के लिए मना कर दिया था। गांधी जी पट्टी सीतारामैया को अपनी व्यक्तिगत हार मान चुके थे, जिसके बाद बोस के नैतिक दबाव बढ़ गया था। दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये सब तो हम बता चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितना हल्का होने लगा है। वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन अध्यक्ष की कांग्रेस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सत्र था। बताइए रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को इस प्रकार का सहयोग न देने का निर्णय लिया गया। मौलाना अब्दुल कलाम इस सत्र के अध्यक्ष थे और इनके बाद लंबे समय तक पद पर रहे। दोनों सही है दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन अब हल्का हो गया, तुरंत बना दीजिएगा। वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के समर्थन किए और बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। सही बात है। बंगाल विभाजन के विरोध में ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। ये दोनों सही है दोस्तों। चलते हैं आगे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन तो इजी अब हो गया,
देखिए आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब किया गया? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता अधिवेशन में, टाउन हॉल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया? बनारस अधिवेशन 1905 में। चलते हैं आगे। वर्ष 1927 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष साइमन कमीशन के पुनः बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। सही बात है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष A.N. अंसारी थे। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। सभी सही है, ए और बी दोनों सही है, इकट्ठक दोनों निष्कर्ष सही है। हालांकि वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन अधिक प्रसिद्ध हुआ, लेकिन वर्ष 1927 में मद्रास अधिवेशन में ही नेहरू के दबाव में पूर्ण स्वाधीनता का प्रतीकात्मक प्रस्ताव पारित हो गया था। साइमन कमीशन ने एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका विरोध हुआ था। बताइए, साइमन कमीशन में किसने कहा था कि किसी भारतीयों को शामिल नहीं किया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा इरविन, लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन जब पटना पहुंचा, कहाँ पहुंचा? पटना पहुंचा, तो बिहार के लोगों ने साइमन गो बैक का नारा लगाया और काला झंडा दिखाया गया। ये तो पूरे भारत में हुआ था। साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 में। 1927 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। कांग्रेस के किस वर्ष पहली बार पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ? वर्ष 1927 ईस्वी में। चलते हैं आगे। आगे है कि वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन गांधी के राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। गांधी ने पूरे जीवन काल में केवल एक बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किए। इस अधिवेशन में स्वराजी और गांधीवादी के बीच समझौता हुआ था। दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। चलते हैं आगे। आगे जानते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष वर्ष 1924 में बने। बेलगांव अधिवेशन गांधी जी बने, जो किस राज्य में है? कर्नाटक में है। गांधी दास समझौता किस अधिवेशन की विशेषता थी? बेलगांव अधिवेशन को वर्ष 1924 में। 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन आर्थिक और नागरिक अधिकारों के लिए मील का पत्थर माना गया। कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित थे। सही बात है। कांग्रेस ने कार्यकारी आर्थिक कार्यक्रम अपनाया था। दोनों सही है। चलते हैं, ये सब क्वेश्चन में अब जानते ही हैं आप लोग कि वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग तो बता ही दीजिएगा। बिहार के समाजवादी नेता थे जयप्रकाश नारायण। इस अधिवेशन में आर्थिक नीति को गहरा प्रभाव पड़ा था। पूछता है क्वेश्चन दोस्तों, पूछता है क्वेश्चन कि वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बिल्कुल आर्थिक स्वतंत्रता भी है? कराची अधिवेशन 1931 में। सरदार पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो कराची अधिवेशन में। चलते हैं आगे। अगला है कि वर्ष 1946 में मेरठ अधिवेशन स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम औपचारिक अधिवेशन था। सही बात है। इसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी किए थे। इस अधिवेशन के दौरान अंतरिम सरकार का गठन रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। दोनों सही है, दोनों सही है। कहाँ गया? हाँ, दोनों सही है। चलते हैं आगे। मेरठ अधिवेशन, भारत की सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही थी। कृपलानी जी ने गांधी को मूल्य पर आधारित राष्ट्रों के निर्माण पर बल दिया था। बिहार के अनेक नेता दौरान संविधान सभा के कार्य में व्यस्त थे, जिसकी पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को भी संकलन किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। 1946 में मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। आज़ादी के पहले कांग्रेस का अंतिम सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? मेरठ में, वर्ष 1946 में। चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 को उदारवादी नीति या नरम दल का कहा जाता है। ये सही है। उदारवादी नेता प्रार्थना, याचना और विरोध यानी कि 3P पद्धति में विश्वास करते थे। सही बात है। और उनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के लिए पूरी तरह से उखाड़ फेंकना था। दोनों सही है और AR की सही व्याख्या भी करता है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता कार्मिक सुधारों और संवैधानिक तरीके से विश्वास रखते थे। वे
अंग्रेजों के न्यायप्रियता पर भरोसा रखते थे। बिहार के उस समय बुद्धिजीवी वर्ग ने उदारवादी नेता को समर्थन किया ताकि प्रशासनिक सेवा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ सके। पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के शुरुआती दिन में 3P रणनीति का क्या अर्थ था? प्योर, प्रिवेंशन और प्रोटेस्ट। किस कांग्रेस की आरंभिक राजनीतिक में भिक्षावृत्ति की राजनीतिक कहा है? तो उग्रवादी नेता ने विशेषकर तिलक और अरविंद घोष ने भिक्षावृत्ति की राजनीति कहा है। चलते हैं अगले। 19वीं सदी के अंत में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी और नरम दल का विचारधारा का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, लाल बालपाल की विचारधारा मुख्य स्तंभ थे। उग्रवादी नेता स्वराज को अपना जन्मसिद्ध अधिकार घोषित कर दिया था, आत्मनिर्भरता पर बल देते थे। दोनों निष्कर्ष सही है। चलते हैं आगे। NCERT। उग्रवादी का मानना था कि अंग्रेज में केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें बहिष्कार और स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का मुख्य हथियार बनाया। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और गरम दल के विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चौकी जैसे युवाओं का बलिदान इस विचारधारा को प्रेरणा करता है। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच मुख्य वैचारिक अंतर क्या था स्वराज प्राप्ति को लेकर? बाल गंगाधर तिलक लाल बालपाल त्रिगुट में कौन से व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय वर्ष 1920 में विशेष अधिवेशन में। चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। 68 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। ये 4 प्रस्ताव था स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। ये सही है। इन प्रस्ताव में पारित कराने में उग्रवादी बड़ी भूमिका निभाई थी। सही बात है, दोनों सही है। दोस्तों NCERT का तथ्य पढ़ते हैं। क्या कहता है कि वर्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनकर विभाजन को तो टाल दिया था, लेकिन उन्होंने उग्रवादियों की मांगों को स्वीकार करते हुए स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। बिहार के देवघर और अन्य क्षेत्र में स्वदेशी को प्रचार करने के लिए उसी समय स्वर्ण संघ यानी कि गोल्डन लिंक जैसी संस्था की स्थापना हुआ था। पूछा गया है क्वेश्चन कि वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? तो वर्ष 1906 में। वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। चलते हैं आगे, जानते हैं क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ, जिसमें उग्रवादी हमेशा के लिए अलग हो गए। विभाजन का मुख्य कारण माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार की रिपोर्ट थी। सही बात है दोस्तों। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस को छोड़कर इंडियन नेशनल लेबर फेडरेशन की स्थापना किया। ये सही, दोनों सही है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। जानते हैं उदारवादी मिंटो को भारत का मैग्ना कार्टा माना जाता है। उदारवादियों ने मिंटो रिपोर्ट को क्या माना? भारत का मैग्ना कार्टा माना और उसका स्वागत किया, जबकि कांग्रेस ने मुख्य धेर में निराशाजनक कहा और इसे मतभेद में दूसरे विभाजन का जन्म दे दिया। बिहार में नरमपंथी नेता ने इसी सुधार का समर्थन किया, लेकिन जनमत गरम दल और गांधीवादी नीतियों की ओर से झुका दिया। जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ इंडियन नेशनल लेबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? तो एस.एन. बनर्जी। कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस वर्ष हुआ? वर्ष 1918 में। माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष आए थे? वर्ष 1918 में। जानते हैं 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग देख लिए होंगे कंटेंट कैसा है वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेगा। अब बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, अनेक प्रकार की सभी विषय GS आधारित सभी प्रश्न करवाया जाएगा इस चैनल पे। तो आप लोग बने रहिए। आप ये नहीं सोचिए कि जो चैनल
साइंस का है और आ रहा है हिस्ट्री का वीडियो। इस पे सभी प्रकार की क्वेश्चन कराया जाएगा, सभी विषय का क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों, और पूरे डिटेल के साथ कराया जाएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का तथ्य को आधार बनाते हुए, प्रीवियस ईयर को देखते हुए सभी क्वेश्चन को आप लोगों के बीच में कराया जाएगा। एक एक पॉइंट से कराया जाएगा क्वेश्चन दोस्तों। एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट आप लोगों को क्वेश्चन के रूप में कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए। चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के सहयोग देने के लिए इनकार कर दिया था। सही बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे वो द्वितीय विश्व युद्ध जब वर्ष 1939 से 45 तक चल रहा था, उसमें ब्रिटिश सरकार को सहयोग देने से मना कर दिया था और कहा था से हम सहयोग आपको नहीं देंगे। कांग्रेस चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी दी जाए। इसी विरोध के समरूप में कांग्रेस ने प्रांतीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर वर्ष 1939 में सामूहिक त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों। जानते ही हैं कि कांग्रेस के 8 राज्य 8 प्रांत में सरकार बना था, उसके बाद त्यागपत्र दे दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। चलते हैं, ए और आर दोनों सही है दोस्तों। जानते हैं कि लॉर्ड लिथिनगो ने भारतीय से बिना पूछे हुए भारत को युद्ध में झोंक दिया। इसी के विरोध में कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया, जिसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। बिहार के मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रधान डॉक्टर श्री कृष्ण ने भी पूरी तरह से कैबिनेट के साथ से इस्तीफा दे दिया, जो बिहार की राजनीति की एक बड़ी घटना कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, क्या देखिए, पूछा गया है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति के विरोध में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो 22 दिसंबर वर्ष 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। चलते हैं आगे, जानते हैं क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक समरूप को मजाक उड़ाया था। सही बात है, उन्होंने कांग्रेस को केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था कहा था। सही बात है। डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 में ही कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। तो दोनों कथन और दोनों निष्कर्ष सही है दोस्तों। जानते हैं कि शुरुआत में डफरिन ने कांग्रेस के प्रति उदारता दिखाया, यहाँ तक कि 1886 में प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी भी दिया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने प्रशासनिक सुधारों की मांग तेजी हुई, उन्होंने इसे जनता का शत्रु कहना शुरू कर दिया। बिहार के संदर्भ में दरभंगा महाराज और अन्य जमींदार ने डफरिन के विरोध के बावजूद कांग्रेस के आर्थिक सहयोग देना जारी रखा था दोस्तों। आगे जानते हैं, कह रहा है कि किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्र विद्रोहियों की संस्था कहा था, तो लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय में हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन के समय। सूक्ष्म दर्शी अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि करने वाली संस्था कांग्रेस को कहा था, कौन, लॉर्ड डफरिन। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन बैंक देखिएगा, बार बार पूछा गया ये सब क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है अगला कि लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को भविष्य के प्रति अत्यंत नकारात्मक दृष्टिकोण रखा था। कथन है, कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियों गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। ये निष्कर्ष सही है। कर्जन का कार्यकाल में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जिसमें कांग्रेसों का जनाधार बढ़ गया। दोनों सही है दोस्तों। चलते हैं आगे, जानते हैं कि कर्जन का मानना था कि कांग्रेस और प्रासंगिक नहीं रहा, लेकिन उसके द्वारा किए गए बंगाल विभाजन ने ही भारत में स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रवाद की एक ऐसी लहर पैदा किया जिससे कांग्रेस को और अधिक शक्तिशाली बना दिया दोस्तों, और अधिक शक्तिशाली बना दिया। और बिहार में कर्जन के शासनकाल में प्रतीक्षित केंद्र के नाम पर दमन बढ़ा, जिससे बिहार के छात्रों ने आंदोलन में कांग्रेसों की विचारधारा को अपना लिया। अगला है, पूछा गया है यूपीएससी के प्री में कि यह प्रसिद्ध कथन किसका है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में रद्द हुआ था, तो हार्डिंग द्वितीय के समय में वर्ष 1911 में। ध्यान दें कि कर्जन ने किया था इसको और लॉर्ड
हार्डिंग द्वितीय ने इसको रद्द कर दिया था। करजन के समय कांग्रेस का कौन सा महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था? तो बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था दोस्तों। चलते हैं, जानते हैं। वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौता कांग्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ था। सही बात है। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ। सही बात है। गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे, कांग्रेस शामिल हुए थे, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लिए थे। इस समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। दोनों सही है, सही, दोनों निष्कर्ष सही है दोस्तों। चलते हैं आगे, जान लेते हैं। लॉर्ड इरविन ने कांग्रेस के साथ सामान्य स्तर पर बर्ताव किया, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार का एक बड़ी चोट थी। कांग्रेस की ओर से केवल गांधी जी लंदन गए थे। बिहार में नमक सत्याग्रह जैसे सारण, चंपारण में इस समझौता के बाद रुक गया था, लेकिन बिहार में क्रांतिकारी भगत सिंह की फांसी न रोक पाने के कारण इस समझौता का विरोध भी किया गया था। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो केवल द्वितीय में। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो गांधी जी अब सांप्रदायिक प्रतिनिधि के आधार पर ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। गांधी जी वहां से लौट गए दोस्तों, लंदन से। चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड बेलीगटन ने वर्ष 1930 के दशक में कांग्रेस को एक अवैध संस्था घोषित कर दिया था। वेलिंगटन ने गांधी इरविन समझौता के शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। सही बात है। उनके कार्यकाल में सांप्रदायिक पंचायत वर्ष 1932 में घोषणा हुई थी। दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही है। जानते हैं कि वेलिंगटन के रवैया इरविन से बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने दमनकारी कानून लागू किया और कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को जेल भेज दिया। इसी दौरान पूरा पैक्ट वर्ष 1932 में हुआ था। बिहार में इस दौरान छुआछूत विरोधी आंदोलन और दलित उत्थान के कार्य पर जोर पकड़ा था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में किया था। सांप्रदायिक पंचायत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बेलीगटन था। पुनः समझौता 1932 किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। किस वायसराय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में बेरहमी से कुचला? तो बेलीगटन ने। जानते हैं दोस्तों, लॉर्ड लिथिंगो के कार्यकाल वर्ष 1936 में कांग्रेस को सबसे बड़ा जन आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी दौरान वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। लिथिंगो ने ही अगस्त प्रस्ताव पेश किया था, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया था। दोनों सत्य है दोस्तों, दोनों सत्य है। आगे चलते हैं दोस्तों, जानते हैं कि लॉर्ड लिथिंगो ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में शामिल करने की एक तरफा घोषणा कर दिया था। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, लेकिन तब तक कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम पर तैयार नहीं थी। वर्ष 1942 ईस्वी में आंदोलन बिहार में आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण ने गठन लिथिंगो के शासनकाल में बड़ी चुनौती थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथिंगो था। कह रहा है कि अगस्त प्रस्ताव किस तिथि को घोषणा किया था? तो 8 अगस्त 1940 को घोषणा हुआ था दोस्तों। किसके शासनकाल में कांग्रेस ने वर्ष 1937 के चुनाव में भारी जीत दर्ज किया था? तो लॉर्ड लिथिंगो के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है 76 दोस्तों, 76 प्रश्न नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली अस्पृश्यता के विरोध प्रस्ताव पारित किया गया था? वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन में, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, 1924 के बेलगांव अधिवेशन, 1932 के इलाहाबाद अधिवेशन में। तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। आप लोग जानते हैं कि वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे? तो एनी बेसेंट। पहली बार कांग्रेस के औपचारिक दलितों के उत्थान और अस्पृश्यता पर निवारण किया गया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस की सामाजिक नीति में अछूत पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी को मुख्य लक्ष्य बनाया गया और पहली बार चरखा का उपयोग किया गया? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन, 1920 के नागपुर अधिवेशन, 1921 के अहमदाबाद, वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में। आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन।
अहमदाबाद अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था, क्योंकि सी.आर. दास इस समय जेल में थे। इसमें चरखा का राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन महत्वपूर्ण थे, क्योंकि क्या हुआ था इसमें बताइए। कांग्रेस को समाजवादी का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से अलग हो गए थे, बताइए। पहली बार जनगण मन गाया गया था। सबने आज्ञा आंदोलन को पुनर्जीवित किया गया था, बताइए। वर्ष 1936 के लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण थे, बताइए। तो इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस के समाजवादी को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला देखिएगा, अगला है स्वराज। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहा गया कि मैं एक समाजवादी हूँ, और इसी समय अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया था। अभी जस्ट ही किए ये क्वेश्चन। वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, वर्ष 1911 के लखनऊ अधिवेशन, वर्ष 1919 के अमृतसर अधिवेशन, वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन, बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो आप लोग कहिएगा कब, वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट को औपचारिक रूप से पुष्टि किया गया था। वर्ष 1924 को दिल्ली विशेष अधिवेशन, 1924 को बेलगांव अधिवेशन, 1922 को गया अधिवेशन, वर्ष 1925 को कानपुर अधिवेशन, बताइए। तो वर्ष 1924 को बेलगांव अधिवेशन, इसमें गांधी जी अध्यक्ष थे। वर्ष 1922 में गया अधिवेशन सी.आर. दास थे। वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी, स्वराज पार्टी, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर रहकर काम करने की अनुमति दे दी गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। ये तो क्वेश्चन बताए हुए हैं, बताइए। वर्ष 1996 में कलकत्ता अधिवेशन, वर्ष 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, 1919 में अमृतसर अधिवेशन, बताइए कब किया गया था। वर्ष 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित विष्णु नारायण थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में विष्णु नारायण धर थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। दोस्तों एनसीईआरटी कह रहा है कि 24 जनवरी वर्ष 1950 को राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को अपना लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव पारित किया गया था। ये सब तो क्वेश्चन आप लोग जानते ही होंगे, अब कितना क्वेश्चन करवाए। लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। वर्ष 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, बताइए। वर्ष 1922 में तो सी.आर. दास। चलते हैं आगे, सी.आर. दास। चलते हैं आगे, बांकीपुर में हुआ था दोस्तों वर्ष 1912 में, जिसको आर.एन. मोधलकर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, ये तो बताइए दीजिएगा। एनी बेसेंट प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, तो सरोजिनी नायडू। 1917 वर्ष 1925 में। एनी बेसेंट ने होम रूलिंग आंदोलन बिहार में व्यापक प्रभाव था, विशेषकर पटना और गया क्षेत्र में। अब चलते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, बताइए। किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था, बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा कराची अधिवेशन वर्ष 1931 में। कराची अधिवेशन वर्ष 1931 में। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, बताइए आप लोग। सुभाष चंद्र बोस। ये तो हर जगह है, सुभाष चंद्र बोस। और वर्ष 1939 में त्रिपुरी हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार पटाभी सीतारामैया को हराकर दूसरी बार अध्यक्ष पद जीता था, तो वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। चलते हैं आगे जानते हैं। इसमें अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिए थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वह अधिवेशन जो पहली बार गांव में आयोजित किया गया था, तो फैजपुर। कब, फैजपुर कौन थे अध्यक्ष, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। महाराष्ट्र में फैजपुर पड़ता है। आगे जानते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो बताइए आप कौन थे, तो जे.पी. कृपलानी थे। कौन थे, जे.पी. कृपलानी थे।
और इनके इस्तीफा देने के बाद भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार 6 वर्ष तक राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे, बताइए आप लोग कौन थे। तो आप लोग इसको तो बताइए दीजिएगा कि अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ये सब क्वेश्चन तो अब आसान हो गया दोस्तों। अब कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन फिर से चालू हुआ है, आप लोग देखिएगा और बताइएगा कौन सा कथन कौन सा सही है। कह रहा है कि वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभाव भारतीय राजनीतिक के कुछ समय के लिए छीन रह गया था, क्योंकि सूरत अधिवेशन हो गया था और गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। सूरत विभाजन के ब्रिटिश सरकार में दमनकारी नीति का सहारा लिया और गर्म दल के प्रमुख नेताओं को जेल भेज दिया। ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। अब जानते हैं कि तिलक को 6 साल का सज़ा दे दिया गया था। इसके बाद अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वर्ष 1916 के लखनऊ समझौता के मध्य मुस्लिम लीग के साथ सहयोग मिला। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया था। दोनों सही है और यार की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलते हैं अगला जानते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन में पारित कर मौलिक अधिकार को प्रस्ताव आधुनिक भारत की आर्थिक घोषणा पत्र कहा जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। गलत बात है। वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन को सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। कहाँ चला गया? ऑप्शन ए आर दोनों सही है, ए सही है, आर गलत है, बी हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस ने करो और मरो का नारा का आह्वान ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दिया था। दोनों सही है दोस्तों। चलते हैं आगे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अखिल भारतीय संस्था के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था। डफरिन का मानना था कि कांग्रेस केवल शिक्षित शहरी भारतीयों के एक छोटे वर्गों की प्रतिनिधित्व करता है। दोनों सही है और यार के सही व्याख्या भी कर रहा है। डफरिन ने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक है और अंग्रेजों का तर्क था कि असली भारत गांव में रहता है, केवल वकील और पत्रकारों की पार्टी है कांग्रेस। आगे जानते हैं एनी बेसेंट के बारे में क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा और बताइएगा क्वेश्चन क्या है। एनी बेसेंट 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सही बात है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। गलत बात। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू। इसके कारण तो ये ए सही है और आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के बाद कांग्रेस के भीतर मतभेद गहरे हो गए थे। सही बात है। नरम दल नेता स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर तक नरम दल नेता स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर तक फैलाना चाहते थे। नरम दल नहीं, गरम दल। तो ये गलत है। ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। ए सही है, कहाँ गया ऑप्शन? ए और आर दोनों सही है। ए सही है, आर गलत है, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं आगे, हम जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। अब 98 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ था। सही बात है। इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के 1 वर्ष का समय सीमा पार कर दिया गया था। दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही है। लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में ईस्वी में हुआ था और इसमें कौन अध्यक्ष थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाला लाजपत राय से क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग देखिए और बताइए कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में सुरक्षा बिल, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है हाल ही में, सुरक्षा बिल का सिद्धांत का समर्थन किया था। उनका मानना था कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। दोनों सही है और एक सही व्याख्या भी कर रहा है
दोस्तों। चलते हैं आज की अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देखिए और बताइए कि वर्ष 1939 के बाद मौलाना अब्दुल कलाम लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पर रहे थे। सही बात है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन आयोजन नहीं किया गया था। दोनों सही है और AR की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों आज हम 100 क्वेश्चन किए हैं। अब जानते हैं कि 100 क्वेश्चन में हम 10 पॉइंट तो ज़रूर चर्चा किए हैं। तो 10 पॉइंट 1000 क्वेश्चन हम आप लोगों को हम 2 घंटा, लगभग 2 घंटे में हम 1000 क्वेश्चन करा दिए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। इस वीडियो को बार बार देखिएगा दोस्तों, और ये वीडियो को कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। आप लोग इतना बिलीव करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हमसे आकर कमेंट में कुछ भी आके लिख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो तैयार किए हैं, इसमें बहुत मेहनत लगा है। पूरे NCERT का क्वेश्चन लिखे हैं, उसके बाद विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को शामिल किए हैं, तब जाके ये वीडियो बना है दोस्तों। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेहनत आप लोग कीजिए। हम भी मेहनत किए हैं, आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को जोड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम बता देते हैं कि अब हम बायोलॉजी का क्वेश्चन कराएंगे, कोशिका का 100 क्वेश्चन रहेगा बायोलॉजी का, उसमें कोशिका का और ऊतक का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो 100 क्वेश्चन कल बायोलॉजी का रहेगा, ठीक। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, और 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का करना है, 2 चैप्टर का, कोशिका और ऊतक का बायोलॉजी का, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।